बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक रिगार्डिंग द मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो मैग्नेटिक मटेरियल्स के टाइप्स के ऊपर होगा कि कितनी तरह के मैग्नेटिक मटेरियल्स जो हैं वो हमारे पास इस यूनिवर्स पे अर्थ पे अवेलेबल है और किस तरह से हम उनको जी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो टुडेज लेक्चर इज अबाउट magnetic material and their types. So this topic is related to our course Electricity and Magnetism 2 PHY 402 BS Physics 4th semester evening spring 2021. So in the last lectures we have talked about what is magnetic flux, Gauss's law for magnetic field, integral and differential form, origin of magnetism, atomic view and magnetization vector. तो इन सारी चीज़ों पे डिस्कशन करने के बाद वो नाउ वी आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट कि डिफरेंट तरह के मटेरियल्स के अंदर मैग्नेटिक जो रिस्पांस है वो क्यों डिफरेंट होता है, उसकी बुनियादी वजह क्या है। सो आइए सबसे पहले हम मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे कि इनकी कौन कौन सी टाइप्स है, जिसमें पैरामैग्नेटिक मटेरियल, डायामैग्नेटिक मटेरियल, सिमिलरली फेरोमैग्नेटिक एंड एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड फेरीमैग्नेटिक मटेरियल टाइप डिस्कस करेंगे। So before going into the detail of the magnetic materials, हम जो है वो सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट क्वांटिटीज़ हैं जो मैग्नेटिज्म के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट है, उनको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इन क्वांटिटीज़ का इस्तेमाल जो है वो डिफरेंट जगहों पे होगा, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इनको अंडरस्टैंड करें। तो अगर देखा जाए तो पिछले लेक्चर के अंदर हमने कहा था कि जो ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म है वो दो बुनियादी बातों की वजह से जनरेट हो सकता है मटेरियल्स के अंदर। या तो फिर माइक्रोस्कोपिकली देखा जाए तो वो चार्ज करंट्स वगैरह की वजह से होता है, जबकि माइक्रोस्कोपिकली देखा जाए तो वो एटॉमिक स्केल के अंदर मौजूद आपके पास स्पिन इफेक्ट्स और इनके ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम्स की वजह से ये जनरेट होता है। सो इस हवाले से अगर हम देखें तो करंट के हवाले से हमने पढ़ लिया था कि इफ अ लूप ऑफ द एरिया इज कैरिंग अ करंट आई, द इंट्रिंसिक इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय मैग्नेटिक मोमेंट, जिसको हम एम से या फिर म्यू से जाहिर करते हैं। तो ज़्यादातर हम म्यू इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी बुक के अंदर, तो हम इसके मुताबिक लिखेंगे एंड विच इज़ डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। सच द मैग्नीट्यूड ऑफ द एम इज गिवन एज, जिसे हम म्यू कहते थे, वो एम इज इक्वल टू आई ए के बराबर है और इसका जो यूनिट है एम स्क्वायर के बराबर होता है। सिमिलरली मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो आपके पास स्पिन के हिसाब से भी जनरेट किया जा सकता है और उसको हम लिंक कर सकते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के साथ, जो कि हमने पिछले लेक्चर के अंदर सीखा था। इसी तरह से आपके पास मैग्नेटिक मूवमेंट वेक्टर जो है वो भी डिफाइन किया था हमने पिछले लेक्चर में। और इस लेक्चर के अंदर जो इंटरनल इम्पोर्टेंट बात है वो है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बी एंड एच। तो इन दोनों के दरमियान फ़र्क क्या है, इसको किस तरह से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो एक्चुअली तौर पे दैट इज़ एच इज़ बेसिकली द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ, जिसको हम एच कहा जाता है। और जबकि बी जो है दैट इज़ द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है और ये बी से लिखा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि मैग्नेटाइजेशन वेक्टर भी हमने कल डिस्कस किया था एंड दिस इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू स्मॉल एम ओवरव्यू, और या जैसे कि हम जानते हैं कि हमने मैग्नेटिक मोमेंट्स को कहा था इट्स म्यू, तो ये म्यू ओवर वी था। तो वी इज द वॉल्यूम एंड म्यू इज बेसिकली दी पर यूनिट मैग्नेटिक मोमेंट्स। और जितने भी मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं वो इकट्ठे कर दिए जाएं पर यूनिट वॉल्यूम के, तो उसको हम मैग्नेटाइजेशन वेक्टर कहते हैं। सिमिलरली एम measures the material response to the applied field। तो ये एक्चुअली तौर पे आपके एम जो है एक्चुअली गिव्स यू द मैग्नेटिक रिस्पांस। तो और जब आप एच क्या है, एक्चुअली दिस इज द अप्लाइड फील्ड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो अगर हम जब किसी मटेरियल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके नतीजे के अंदर जो मैग्नेटिक मूवमेंट्स जो है वो जनरेट होते हैं इस मटेरियल के अंदर पर यूनिट वॉल्यूम को, तो हम उसे मैग्नेटाइजेशन कहते हैं इसकी। तो मैग्नेटाइजेशन और एच का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है और इसको रिस्पॉन्स को समझने के लिए आइए हम किस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं, ज़रा देखिए। Of course, we know that from our experience, the permanent magnets that M can exist even H is removed. So it means कि आपका जो M होना चाहिए वो नॉन जीरो होना चाहिए अगर कोई मटेरियल क्या है जी मैग्नेटिक है। M is the magnetization induced by the applied external field। तो ये एक्चुअली M जो है वो मैग्नेटाइजेशन है जो कि अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड की वजह से
पैदा हुई है। और इसमें जो आपके पास सिग्मा जो है दैट इज़ द मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट मास है, और इसको हम आम तौर पे लिखा जाता है मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट मास, इसको म्यू ओवर एम लिखा जा सकता है। सो दिस इज द म्यू, और इसके मुताबिक आप इसको लिख सकते हैं ए एम स्क्वायर ओवर के जी। सिमिलरली मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है वो आपके पास क्या कहलाती है, बी कहलाती है, और इट इज द बी वैल्यू है। तो ये आपके पास बी है, और मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया जो है एक्चुअली दिस इज कॉल्ड द बी। अगर आपको याद हो तो हम फाई बी लिखा करते थे, एंड फाई बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। तो दिस इज द बी ए, और आप अगर इसको रीअरेंज करें तो बी इज इक्वल टू फाइव बी ओवर ए लिखा जा सकता है। और फाइव बी एक्चुअली दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होता है जी वेबर, और ए का यूनिट एरिया है, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर लिखा जा सकता है यहाँ पे, या फिर आप लिख सकते हैं वोल्ट, और इसी तरह से आपके पास सेकेंड मीटर स्क्वायर, या फिर के जी ओवर स्क्वायर ओवर एम्पेयर। बी इज द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इनसाइड द मटेरियल। तो ये बी जो है एक्चुअली ये वो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है जो मैग्नेटिक फ्लक्स मटेरियल के अंदर मौजूद पैदा हो चुका हुआ। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। तो अमूमी तौर पर देखा जाए तो जब हम किसी मटेरियल को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखने की कोशिश करते हैं, तो हमारे पास ये सिचुएशन डेवलप होती है। इफ यू कैन नोटिस हियर दैट, तो आपके पास ये मटेरियल है, और ये मटेरियल जो है अगर इस कोई भी शेप का मटेरियल पड़ा हुआ है, तो नंबर ऑफ लाइन जो है मैग्नेटिक फील्ड ये एच है, जो कि फील्ड स्ट्रेंथ है, और जिसके नतीजे के अंदर इस मटेरियल के अंदर जो है वो बी इंड्यूस हो जाता है। So what is the relation between B and H? It depends upon the permeability of the material. तो अगर आपके पास ये permeability है तो it will be equal to just like you can see here that कि आपके पास ये define किया जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का और आपके पास उसके साथ क्या ताल्लुक है। तो आमतौर पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी जो है वो डी होती है, जिसे हम न्यू और अप्लाइड फील्ड के साथ रिलेट करते हैं। इन द सेम वे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फ्लक्स डेंसिटी को जनरेट करने में अपना किरदार अदा करता है। इन द सेम वे हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी ये काम ऐसा ही होगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, और जिसके नतीजे के अंदर आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जनरेट हो रही है, और इसकी वजह क्या है, दैट इज द म्यू द परमेबिलिटी। तो परमेबिलिटी जो है एक्चुअली किसी मटेरियल की वो डिफाइन करती है कि कितनी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जनरेट होगी और या नहीं होगी। तो दूसरे अल्फाज में कहा जाए तो परमेबिलिटी जो है वो इसकी रेजिस्टेंस का काम करती है, इसको रोकती है मैग्नेटाइज होने से, जो कि आपके पास यहाँ पे दिखाया गया है। तो अगर आपके पास कोई मटेरियल है तो मटेरियल की वजह से मैग्नेटाइजेशन होगी। ये तो इक्वेशन तब तक के लिए दुरुस्त है जब तक के लिए यहाँ पे आपके पास वैक्यूम है। अगर आपके पास कोई मटेरियल है तो ये इक्वेशन जो है इस तरह से ट्रांसफॉर्म की जा सकती है कि बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इज द परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस एच प्लस एम। एम इज बेसिकली द मैग्नेटाइजेशन ऑफ द स्पेस। अगर आपके पास फ्री सेट है स्पेस है तो मैग्नेटाइजेशन ऑफ द वेक्टर स्पेस क्या होगी, जीरो हो जाएगी। अगर आपके पास कोई मैग्नेटिक मटेरियल है तो ये मैग्नेटाइजेशन जो है वो आपके पास नॉन जीरो होगी। सो इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। सो मैग्नेटिक परमेबिलिटी जो है उसका यूनिट जो है वो एच ओवर एम, या फिर वेबर ओवर एम्पेयर ओवर मीटर के हिसाब से है, या फिर मिली मीटर किलोग्राम स्क्वायर पर स्क्वायर ए स्क्वायर दैट इज द एम्पेयर स्क्वायर है। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो इसका मतलब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो अगर हम समझें चीज़ों के हवाले से, तो वो है आपके पास ये वैल्यू, ये फैक्टर कि आपका एच और बी इज लिंक्ड विद द मैग्नेटिक बिहेवियर, और वो म्यू से जनरेट हो रहा है। तो अगर जितनी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा अप्लाई करेंगे उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जनरेट होगी। जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जनरेट होगी उतना ही आपके पास
एम की वैल्यू जो है मैग्नेटाइजेशन जो है वो होनी चाहिए। सो मैग्नेटाइजेशन जो है एक्चुअली इट डिपेंड्स अपॉन द रिस्पॉन्स ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल। अगर मैग्नेटाइजेशन ज़ीरो है तो ये शो करेगा ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। अगर ये मैग्नेटाइजेशन जो है ये आपके पास पॉजिटिव है तो ये शो करेगा कि ये मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक रिस्पॉन्स रख रहा है और ये मैग्नेटिक मटेरियल बन सकता है ऐसा मटेरियल। सो इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आइए हम देखते हैं कि कितनी तरह के मैग्नेटिक मटेरियल जो है हमारे पास अवेलेबल है। आम तौर पे अगर हम देखें मैक्रोस्कोपिकली तो आपके पास जो म्यू है एक्चुअली दिस इज द परमेबिलिटी और इसको हम डिफाइन कर सकते हैं बी ओवर एच की फॉर्म में, जैसा कि अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। इन द सेम वे अगर आप यहाँ पे गौर करें तो जो मैग्नेटिक सस्पेक्टेबिलिटी है वो काई के तौर पे लिखा जाता है और ये वॉल्यूम सस्पेक्टेबिलिटी कहलाता है और ये भी डायमेंशनलेस पैरामीटर है। इसके अंदर आप देखें तो उस हवाले से हम इसको जो है वो एम ओवर एच की फॉर्म लिखते हैं एंड विद यू एम्फसाइज द क्वांटिटी पर यूनिट वॉल्यूम एंड एक्स काई एम जो है दैट इज द मास सस्पेक्टेबिलिटी और काई कैपिटल एम जो है वो मोलर स्पेसिफिसिटी आर आल्सो यूज्ड। So suspectability is a better quantity compared to the probability to get a feel or you can say the physical picture of the type, जिसे आप relative permeability और relative specificity इसके साइंस में कहते हैं, तो इसलिए ये डायमेंशनलेस बनाई गई हैं यहाँ पे। तो suspectability is a better quantity compared to the probability to get a feel and physical picture of the type of the magnetism involved as we see later. Suspectability is a good second order tensor and should be written as a कायदे। बहरहाल हम इसकी भी बात नहीं करेंगे कि आपके पास जो मैग्नेटिक रिस्पॉन्स होते हैं वो एक्चुअली तौर पे सारी डायरेक्शन में एक जैसे नहीं होते, तो इसको हम आम तौर पे एनसोट्रोपिक भी कहते हैं। आइसोट्रोपिक और एनसोट्रोपिक दो लफ्ज़ हैं, दो वर्ड्स हैं जो शो करते हैं अगर आपकी प्रॉपर्टीज किसी भी फिजिकल चीज़ की जो फिजिकल क्वांटिटी है उसकी प्रॉपर्टी जो है वो डायरेक्शन डिपेंडेंट है तो इसको हम एनिसोट्रोपिक कहेंगे। अगर वो डायरेक्शन इंडिपेंडेंट है तो इट इज कॉल्ड द आइसोट्रोपिक फील्ड। So in this way we can compute them. Similarly this is basically the mu here जिसे आप मैग्नेटिक मूवमेंट कहते हैं एंड दिस इज द एनर्जी और ये म्यू डॉट बी है जिसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो मैग्नेटिक एनिसोट्रॉपी भी इसी तरफ से हमें इशारा करते हैं कि आपके पास जो है वो हर डायरेक्शन में जो रिस्पॉन्स है वो एक जैसा नहीं होगा, इस वजह से जो मैग्नेटाइजेशन है वो आपको डिफरेंट रिस्पॉन्स देते हैं जिसके नतीजे के अंदर मैग्नेटिक एनिसोट्रॉपी जनरेट होती है। बट इट इज़ नॉट आवर सो मच इंटरेस्टेड यू कैन से द फोकस ऑन दैट, तो इसलिए हम इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे। सो अगर देखा जाए तो मैग्नेटिक मटेरियल जो है वो ऑब्वियसली किस तरह से बनते हैं, फॉर्म कैसे होते हैं, आप सब लोगों ने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था कि एक्चुअली इनकी जो बेस है वो एटम्स हैं और एटम्स जो है वो नॉर्थ पोल साउथ पोल जनरेट करते हैं एंड एटम जो है वो एक दूसरे के साथ ग्रुप अप होते हैं और टिनी एरियाज के अंदर और एक दूसरे के डोमेन्स बना लेते हैं और ये जो डोमेन्स हैं वो छोटे छोटे मैग्नेट्स की तरह बिहेव करते हैं। मोस्ट एप्पल्स सच एज द कॉपर एल्यूमिनियम magnetic field cancel out each other because domains are randomly generated as shown in the figure. So this is the whole story of the you can say the background of the whole story कि ये जो है बुनियादी तौर पे ये डोमेन्स जो हैं दैट इज मोर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट। तो अगर आप देखें तो ये छोटे छोटे डोमेन्स जो हैं वो ओरिएंट होके या तो एक कलेक्टिव रिस्पॉन्स दे सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड का या फिर आपको एक नल वैल्यू दे सकते हैं जो शो करता है कि ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। तो क्या होता है जी जब आप किसी मटेरियल को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो ये डोमेन्स जो हैं ये उनके मुताबिक क्या होना शुरू हो जाती हैं, अलाइन होना शुरू हो जाती हैं, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स को शो करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ऑल दी लाइंस आर शोइंग दैट दीज आर दी फील्ड और ये है एच फील्ड जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कह रहे हैं। और आपके पास जो है ये डोमेन्स जो हैं एक्चुअली दैट इज इंड्यूस्ड, तो सब लोग जानते हैं कि हमेशा मैग्नेटिक फील्ड किधर को किधर होता है जी, नॉर्थ से साउथ होता है, बट जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है दिस इज बेसिकली अपॉन साउथ टू नॉर्थ। तो सेंस के अंदर आपके पास जो है हर एक मैग्नेटिक मोमेंट्स की अपनी एक एनर्जी है जिसने इसको रोटेट करवाना है। तो दिस इज द मैग्नेटिक मोमेंट एंड दिस इज द मैग्नेटिक मोमेंट, तो ये भी मैग्नेटिक मोमेंट्स है।
और ये भी आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं। तो इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, तो ये जो मैग्नेटिक मोमेंट्स अपने आप को क्या करने की कोशिश करते हैं, अलाइन करने की कोशिश करते हैं, रोटेट होते हैं। हम सब लोगों ने पढ़ा था कि जब कोई मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जो है वो रखा जाता है करंट के या फिर मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो खुद को रोटेट करता है और उसके ऊपर एनर्जी जो है वो यूज़ करता है। तो इन दैट पर्टिकुलर सेंस ये अपने आप को रोटेट करेंगे और रोटेशन के दौरान ये अगर एक दूसरे को अलाइन कर लेते हैं तो इट इज़ कॉल्ड द मैग्नेटिक मटेरियल। अगर ये एक दूसरे को अलाइन नहीं कर पाते तो ये क्या कहलाएँगे आपके पास नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कहलाएँगे। सो इसी हवाले से ये कितनी तरह के टाइप्स के हो सकते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स। सो यू कैन सी हियर ऑन द चार्ट। तो ये जो है ज़्यादातर ऑल मैटर होता है, डायमैग्नेटिज्म सब में होता है ऑलमोस्ट, और अराइजिंग आउट द बैंड स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल। तो ये जो है ज़्यादातर पॉलीस्पिन पैरामैग्नेटिज्म, बैंड फेरोमैग्नेटिज्म, बैंड एंटी फेरोमैग्नेटिज्म वगैरह है। और ये जो है आपके पास अराइज आउट द एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट, जो कि परमानेंट मैग्नेट है, वो किस तरह से बिहेव करते हैं हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। ये स्पिन और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की कपलिंग की वजह से होता है और ये अपने आप को इस तरह से शो करवाते हैं। और इनके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट्स जो है स्पिन के और ऑर्बिट के, वो कंबाइन होकर आपको एक रिजल्टेंटली परमानेंट मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। जबकि जो क्यूरी में पैरामैग्नेटिज्म हैं, ये भी एक तरह के टाइप मटेरियल्स हैं। फेरोमैग्नेटिज्म, फेरीमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म एंड दीज आर आल्सो कॉल्ड द इंटरैक्टिंग एटॉमिक मोमेंट्स, जो उनको हम ट्यून कर सकते हैं और उसके मुताबिक ये सब लोग काम करते हैं और इन डिफरेंट मटेरियल्स के अंदर डिफरेंट तरह के फिनोमेना जो है वो हैपन हो रहे हैं। कल वाले लेक्चर के अंदर सिर्फ हमने पहले हिस्से को अंडरस्टैंड किया था, जिसके अंदर आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये पहला पार्ट कंसीडर किया गया था, जो कि पैरा यू कैन से द मैग्नेटिज्म या फिर परमानेंट मैग्नेटिज्म के बारे में था। कल हमने डिस्कस किया था कि स्पिन और ऑर्बिटल आपस में किस तरह से कंबाइन होते हैं और ये रिजल्टेंटली आपको किस तरह से मैग्नेटिक मोमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। सो इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द अदर पार्ट ऑफ दैट। तो आइए उसको पढ़ते हैं। तो जो सबसे पहली है वो है कि इनकी क्लासिफिकेशन हम दो कैटेगरीज में करनी है। सो बड़ा ही आसान और सिंपल तरीका है। जो सबसे पहला है वो है आपके पास विदाउट परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट्स। कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जिनमें मैग्नेटिक मूवमेंट्स होते ही नहीं हैं, उनको हम डायामैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं। ठीक है, और उनके अंदर किसी किस्म का परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो नहीं होता। इट इज कॉल्ड द डायामैग्नेटिक मटेरियल। जबकि कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर परमानेंटली मैग्नेटिक मूवमेंट्स रहते हैं एंड इट इज कॉल्ड द पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। एंड दीज आर कॉल्ड द पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। और पैरा में हमेशा परमानेंट मैग्नेटिक मैग्नेट को हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं। इसी तरह से फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स एंड यू कैन से दी फेरीमैग्नेटिक मटेरियल्स आर दोज मटेरियल्स। जब हम करंट प्रोवाइड करते हैं तो ये तब रिस्पॉन्स करते हैं और हम इसको जो है आमतौर पे इसी नाम से जानते हैं। तो ये तीन मटेरियल्स वो हैं जो कि करंट के रिस्पॉन्स की वजह से या फिर अप्लाइड करदा मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पॉन्स की वजह से मैग्नेटिज्म शो करते हैं। इनकी डोमेन्स अलाइन हो जाती हैं, जिसके नतीजे के अंदर ये मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज किए जा सकते हैं। तो ये हमारे पास वेरी फ्रूटफुल है। इनको हम ट्यून कर सकते हैं इनकी मैग्नेटिज्म को, जो कि बाकियों में नहीं की जा सकती। तो आइए हम सबसे पहला हिस्सा जो पढ़ते हैं वो है डायामैग्नेटिक मटेरियल्स का। तो डाया मतलब ये वो मटेरियल्स हैं जो कि जब अगर इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो ये उस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को। तो इनके अंदर जो है मेन खूबी, इनके अंदर मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं होता। देयर इज नो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट इन प्रेजेंट इन डायामैग्नेटिक मटेरियल्स। द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मूवमेंट। इनके अंदर जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो इंड्यूस तो करती है मैग्नेटिक मूवमेंट, बट द इंड्यूस मैग्नेटिक मूवमेंट इज ऑलवेज ऑपोजिट डायरेक्शन टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका नतीजा ये है कि जैसे ही वो मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट होते हैं तो वो हमेशा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट होंगे। तो द मैग्नेटिक इंडक्शन इन द स्पेसिमेन डिक्रीजेस। तो इस वजह से आपके पास इनके पास जो है मैग्नेटिक जो मूवमेंट्स हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होने की वजह से इनके अंदर जो मैग्नेटाइजेशन है वो डिक्रीज कर जाती है। तो मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी स्मॉल एंड नेगेटिव इनके अंदर जो मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी है
वो मैग्नेटाइजेशन ओवर एच की जो वैल्यू है हमने पढ़ी थी अभी, वो भी क्या हो जाती है, स्मॉल होती है और वो नेगेटिव होती है। और ये जो है रिपेल मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, और ये मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स को रिपेल करते हैं। सो यू कैन सी दैट कि इनकी सिचुएशन के अंदर अगर आप कोई मैग्नेटिक फील्ड रखेंगे इनको किसी मटेरियल के अंदर, फॉर एग्जांपल दिस इज द मटेरियल, और आपने इसके अंदर मैग्नेटिक लाइन जो है में इसको रख दिया है, तो इनका जो बिहेवियर होगा कि मैग्नेटिक लाइंस इसमें से गुजर नहीं सकेंगी और ये बैंड हो जाएंगे इसके प्रोसेस के अंदर। तो इस तरह की जो कंडीशन है इसको हम कहते हैं कि दीज आर कॉल्ड दी डायामैग्नेटिक बिहेवियर, और इसके अंदर से जो लाइंस हैं वो पास नहीं करती हैं, और दीज आर कॉल्ड दी रिपल्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरह से इसका रिस्पॉन्स जनरेट होगा। Similarly, the diamagnetic susceptibility is independent of the temperature and the applied magnetic field strength। तो इसके अंदर जो है आपके पास बहुत थोड़ी होगी, द रिलेटिव परमेबिलिटी इज लेस देन वन। तो याद रखिएगा कि इसके अंदर जो रिलेटिव परमिटिविटी है इज लेस देन वन, जो कि स्पेस से भी कम है। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, जिंक है, इसी तरह से गोल्ड है, वाटर है, अल्कली है, सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स हैं, ये सारे के सारे जो है डायामैग्नेटिक भी शो करते हैं। इवन दो द प्लाज्मा, प्लाज्मा इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ द डायमैग्नेटिक मटेरियल। तो ये भी सारे के सारे क्या है आपके पास अल्कली अर्थ मेटल्स वगैरह सारा कुछ जो है डायमैग्नेटिक मटेरियल की एग्जांपल है। सिमिलरली इनका जो ऑपोजिट है इट इज कॉल्ड द पैरामैग्नेटिक मटेरियल। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर परमानेंटली मैग्नेटिक डायपोल्स होते हैं, और इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑल डायपोल्स आर रैंडमली ओरिएंटेड एंड द नेट मैग्नेटिक मूवमेंट इज जीरो। In the presence of magnetic field, the material gets feebly magnetized. That is, the material allows the magnetic lines to pass through it. The orientation of the magnetic dipoles depends upon the temperature and the field. The susceptibility is small and positive. तो इसके अंदर जो सस्पेक्टेबिलिटी है वो स्मॉल होती है और वो पॉजिटिव होती है। सो उसका अगर देखा जाए तो इनके जो डोमेन्स हैं उनको एरोस से हमने शो किया हुआ, तो दे आर रैंडमली ओरिएंटेड। पर जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये सारी की सारी जो है वो अलाइन हो जाती हैं। तो सस्पेक्टेबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, और सी इज द क्यूरी कांस्टेंट। तो उस वाले से देखा जाए तो आपके पास पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो है दिस काई इज बेसिकली सस्पेक्टेबिलिटी, और ये सी जो है एक्चुअली द क्यूरी कांस्टेंट, टी इज द टेम्परेचर। तो उस वाले से आप इसको देख सकते हैं कि ये स्पिन अलाइनमेंट इज रैंडम, मैग्नेटिक डायपोल डू नॉट इंटरैक्ट, these materials are used in lasers। so paramagnetic property of the oxygen is used in magnetic resonance technique for medical diagnosis। different example alkali metals, transition metals or the good example of the paramagnetic materials। अल्कली एग्जांपल्स इसलिए है कि लिथियम के अंदर आप देख सकते हैं, इसी तरह से सोडियम में भी, कि इसके आखिरी इलेक्ट्रॉन शेल के अंदर जो है वो एक इलेक्ट्रॉन होता है जो कि अनपेड इलेक्ट्रॉन है, जिसकी स्पिन की वजह से ये जो ओरिएंटेशन है मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं ये फॉर्म कर रहे हैं। इसी तरह से फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पोजेसेस द नेट मैग्नेटिक मूवमेंट, इसका जो है वो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट होता है जबकि पैरामैग्नेटिक का नहीं होता। और पोजेसेस द स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन, ये फौरी से मैग्नेटाइज हो जाता है। मटेरियल शोज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इवन इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो है थोड़ी देर के लिए मैग्नेटाइज रहता है, और जो एक दफ़ा अगर इसको हम मैग्नेटाइज करें तो ये थोड़ी देर के लिए रहेगा। Spontaneous magnetization is because of the interaction between the dipole moment called exchange coupling। So when the placed in the external magnetic field is strongly attract the magnetic lines of force, all the spins are aligned parallel in the same direction as you can see। तो ये सारे reinforce होकर एक दूसरे को एक नेट रिजल्ट देते हैं जिसको हम मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। जबकि सस्पेक्टेबिलिटी इज लार्ज एंड पॉजिटिव, इसकी सस्पेक्टेबिलिटी जो है वो लार्ज है और पॉजिटिव है। एंड सी इज द क्यूरी कांस्टेंट एंड थीटा इज द क्यूरी टेम्परेचर। तो सस्पेक्टेबिलिटी इज कैन बी टेकन एज constant over T minus theta, so that this is very important। So when the temperature is greater than Curie, then the material gets converted into the paramagnetic और permanent magnet। तो इस तरह से ये जनरेट किया जा सकता है। They processes the property of hysteresis, and the material gets divided into small region called domains such as iron, copper, nickel। ये सारी इनकी एग्जांपल्स हैं। हिस्टेरेसिस क्या है? हिस्टेरेसिस के ऊपर अगर हम बात करें तो हिस्टेरेसिस बेसिकली द क्लोज लूप
जिसके अंदर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि ये BH कर्व होती है और उसके मुताबिक ये काम चलता है और इस कर्व की जो शेप्स हैं इट कुड बी डिफरेंट। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उनके ऊपर भी बात करेंगे कि ये किस तरह से मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज किए जा सकते हैं और ये किस तरह से काम करता है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर भी हमारी डिस्कशन होगी। ये आपके पास बी है और ये एच है और किस तरह से एक दूसरे के साथ रिस्पॉन्स देते हैं, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने की कोशिश करेंगे। Similarly, anti-ferromagnetic materials, so this is a basic difference as you can see here कि ferromagnetic के अंदर आपके पास ये नेगेटिव है यहाँ पे, जबकि एंटी फेरोमैग्नेटिक के अंदर यहाँ पे एक पॉजिटिव का है, जिस which is basically the main difference, and the spin alignment is anti-parallel manner. So the net magnetic moment is zero, susceptibility is small and positive, and initially susceptibility increases with the increase in temperature, and beyond nil temperature जो है the susceptibility decreases with the temperature. At anneal temperature, susceptibility is maximum. For example, iron oxide, Mn, magnesium oxide, chromium oxide and salts of the transition elements, ये सारे के सारे एंटी फेरोमैग्नेटिक के एग्जांपल्स हैं। इसी तरह से फेरीमैग्नेटिक आर द स्पेशल एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, द स्पिन अलाइनमेंट इज एंटी पैरेलल बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड, सो दे possess net magnetic moment and also called the ferrites. So susceptibility is very large and positive, और इसके अंदर सस्पेक्टेबिलिटी इनकी लार्ज होती है और ये फॉर होती हैं। एंड फीरियस फ्राइड्स, निकल फ्राइड्स आर द गुड एग्जांपल ऑफ द फेरी मैग्नेटिक मटेरियल्स है। तो ये सारी तरह के आप देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल्स हैं जो कि आज हमने डिस्कस किए हैं। और अगर आप इनका एक चार्ट देखना चाहें, एक्चुअली दिस इज ऑन द ब्लर, तो उस हवाले से देख सकते हैं कि हमारे पास जो है डायमैग्नेटिक के अंदर जो सस्पेक्टेबिलिटी है, एक्चुअली दिस इज द रेशियो ऑफ यू कैन से एम ओवर एच है। तो ये जो लाइन है एक्चुअली दिस इज गिव यू द रिलेशन बिटवीन एम एंड एच। और ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर एटम्स है नो मैग्नेटिक मोमेंट बिकॉज एम मैग्नेटाइजेशन जो है वो डिक्रीज कर रही है, नेगेटिव में है। सो दैट इज वाई दिस इज नॉट द दिस इज द नेगेटिव सस्पेक्टेबिलिटी इसकी। In the same way, पैरामैग्नेटिक के अंदर पॉजिटिव वैल्यूज हैं, सो दिस इज द पॉजिटिव सस्पेक्टेबिलिटी, और ये वो वैल्यू ज़्यादा है इसलिए दे आर द गुड मैग्नेट्स। एंड इनके अंदर जो मैग्नेटाइजेशन है दे आर रैंडमली ओरिएंटेड मैग्नेटिक मोमेंट्स और ये परमानेंटली तौर पे रहते हैं। जबकि फेरोमैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर जो है वो पैरेलल अलाइन हो जाते हैं, एक ख़ास टाइम के बाद सबका रिस्पॉन्स एक जैसा हो जाएगा एंड इट बिकम द पॉजिटिव हेयर। जबकि आपके पास एंटी फेरोमैग्नेटिक से के अंदर जो है आपके पास इनकी जो अलाइनमेंट्स हैं वो अलाइन रहती हैं और बिहेव एज एग्जैक्टली द पैरामैग्नेटिक मटेरियल। और इसके अंदर आपके पास जो है एक पैरेलल है, दूसरा एंटी पैरेलल है। सो यू कैन सी है दिस इज द फर्स्ट डायरेक्शन ऑफ द डोमेन, दिस इज द सेकंड डायरेक्शन ऑफ द डोमेन। इन द वे दिस इज द फर्स्ट डायरेक्शन एंड दिस इज द सेकंड डायरेक्शन, इस तरह से एक दूसरे को अलाइन करते हैं। जबकि जो फेरी मैग्नेटिक हैं दे आर सिमिलर विद द फेरोमैग्नेटिक, और इनकी जो मैग्नेटाइजेशन एंड रिस्पेक्टेबिलिटी है इट इज़ गुड एज कम्पेयर टू दी अदर वन। तो इस तरह से ये सारी सिचुएशन के अंदर ये वैल्यूज जो है वो एक दूसरे को रिस्पॉन्ड करते हैं और इस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल जो है हम क्लासीफाई कर सकते हैं उनकी मैग्नेटाइजेशन कैपेबिलिटी और अप्लाइड स्ट्रेंथ के हिसाब से हम इन सबको स्टडी कर सकते हैं। सो तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज फैमिली है, जिसमें एंटी फेरोमैग्नेटिक, फेरी मैग्नेटिक ये सारे शामिल हैं। एक्चुअली दे आर मोस्टली रिलाई ऑन द डोमेन्स। एंड व्हाट इज डोमेन? डोमेन इज बेसिकली द यू कैन से अ लोकल एरिया ऑफ द मटेरियल जहाँ पे हम सबका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो एक जैसा होता है और हम उसे टिनी मैग्नेट के तौर पे सपोज करते हैं कि ये इस तरह से बना है और कंसीडर कर रहे होते हैं कि इट बिहेव एज यू कैन से दी नेट मैग्नेटाइजेशन वेक्टर। और उसको अगर देखा जाए तो इसकी जो थ्योरी है, उसकी जो स्टडी है, इट्स लीड्स अस टू हिस्टैरिसीस लूप। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को समझने के लिए डोमेन थ्योरी और हिस्टैरिसीस लूप के ऊपर डिस्कशन करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह से अगर हम एच अप्लाई करते हैं दैट इज द अप्लाइड स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, जिसके नतीजे के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मटेरियल के अंदर किस तरह से जनरेट होती है। और जो आपके पास मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन का
जो तरीकाकार है उसको स्टडी करने के बाद हम देखेंगे कि ये हिस्टैरिसीस एक लूप की शक्ल इख्तियार करता है, इसे हम हिस्टैरिसीस लूप कहते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये हमारी सारी डिस्कशन होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। फिर भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप हमारे इंटरेक्टिव सेशन ज़ूम मीटिंग, व्हाट्सएप ग्रुप एंड यूट्यूब कमेंट सेक्शन को जॉइन कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। तो अपना सब लोग ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।